नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। फक्र है हमें अपने हिंदुस्तान पर, और ये हम जानते हैं कि 135 करोड़ की आवाम हिंदुस्तान की आन बान शान है। लेकिन इस पड़ाव पर जब आजादी के 7 दशक से अधिक का समय हमने व्यतीत कर लिया है, तब राजनीति में हिंदुस्तान की परिभाषा दी जा रही है। वैसे ही जैसे राष्ट्रवाद के मायने पूछे जा रहे हैं, हिंदुत्व और हिंदू में अंतर क्या होता है यह बताने की कोशिश की जा रही है, तो साथ ही अब हिंदुस्तान के मायने भी बताए जा रहे हैं। और ये कोई नहीं, हमारे यहाँ की वरिष्ठ नेता, भारतीय राजनीति के एक शिखर महिला के रूप में वो मानी जा सकती हैं। हालांकि क्षेत्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन ममता दीदी आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने का अलग जगाए हुए हैं। पहले दिल्ली, उसके बाद मुंबई, और इसके बाद वो गोवा पहुंची। और गोवा पहुंचने के बाद हिंदुस्तान की परिभाषा उन्होंने दी। क्या कुछ कहा ममता दीदी ने, पहले आप ये सुनिए। अगर चाहो तो डिटेल्स दो, मैं कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू, तो ईमान मुसलमान, त्याग का नाम है ईसाई, और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा हिंदुस्तान। दीदी ने जाति तो नहीं लेकिन संप्रदाय को छू लिया और बताया हिंदू का मतलब त्याग, प्यार मतलब ईसाई, बलिदान मतलब सिख, और ईमान मतलब मुसलमान। हो सकता है बहुत हद तक ममता दीदी की अपनी ये सोच, अपनी ये परख, अपना ये दृष्टिकोण बिल्कुल सही हो, लेकिन सवाल है कि क्या एक हिंदू में ईमान नहीं होता? क्या उसमें बलिदान देने की ताकत नहीं होती? और क्या वो प्यार नहीं करता? ठीक वैसे ही क्या मुसलमान सिर्फ ईमान पर ही जीता है? क्या वो बलिदान देना नहीं जानता? क्या उसमें प्यार, जिसे वो नफरत में कन्वर्ट करता है या नफरत को हटा करके प्यार में कन्वर्जन करता है, वो नहीं जानता? मुझे लगता है कि ये एकांगी परिभाषा है। लेकिन कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए ममता दीदी ने अब ठान ली है, तो जैसे ही राष्ट्रवाद, हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा हो रही है, वैसे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस देश की, इस राष्ट्र की परिभाषा भारत नहीं हिंदुस्तान से किया जाए। है, होना चाहिए, हमें फक्र है हिंदुस्तान पर, लेकिन हिंदुस्तान के मायने संप्रदायों में बांटकर और हर एक वर्ग को उसके अच्छे गुणों से जोड़ा जाए। शायद ये एकांगी परिभाषा है, लेकिन ममता दीदी अगर दे रही हैं तो विचार तो इस पे करना चाहिए कि वास्तव में वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या राष्ट्रवाद, हिंदू और हिंदुत्व को चेक और बैलेंस करने के लिए एक नया नारा हो सकता है? क्योंकि गोवा में ही उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयत्न किया, लेकिन सब शून्य। यह भी उन्होंने कहा। साफ तौर पर इशारा था कांग्रेस की तरफ से। और ममता दीदी बराबर कह रही हैं कि भारतीय राजनीति में अगर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है, तो अब कांग्रेस का विकल्प विपक्ष में होना चाहिए। जो तृणमूल कांग्रेस सामने आ चुकी है वो है, और इसके लिए वो बराबर यात्राएं कर रही हैं। और गोवा में उन्होंने ये जो कुछ कहा वो आपने सुना। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। रेणु भाटिया भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही, हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। संजय चक्रवर्ती टीएमसी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजेश यादव वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
संजय चक्रवर्ती जी, सवाल तो अब आपसे ही सर। हिंदुस्तान की परिभाषा जो दी जा रही है, क्या यही मायने है? क्या सिर्फ हिंदू सिर्फ त्याग ही करता है, उसे बलिदान देना नहीं आता? देखिए, आप इसके मायने जो है अलग रूप से ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हर एक परिभाषा अलग अलग तरह की होती है। जैसे केसरिया रंग, केसरिया रंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल हिंदू का रंग है, ठीक है ना। जैसे हरा रंग ये जरूरी नहीं कि ये मुसलमान का होता है। उसी तरीके से इसको एक केवल और केवल से एक डिफाइन करने की कोशिश की गई, किस उसमें कौन सी चीज ज्यादा होती है उसके बारे में बताया है, ना कि सब एक ही बताया कि हिंदू चाहे त्यागी करते हैं, बलिदान नहीं करते हैं, या मुस्लिम केवल ईमान रखते हैं, वो बलिदान नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वे से एक तो फॉर्मूला इसका के तहत मतलब उन्होंने यही ये हो गया बात ना, कही है। इसका जी मतलब तो यही हो गया ना कि ये परिभाषा नहीं, बहुत सीमित दायरे में है। तो हमारे ये यहां बिल्कुल कोई भी वर्ग या संप्रदाय हो, वो त्याग भी जानता है, बलिदान करना भी जानता है। सब जानते हैं। सारी चीजें बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से हम अपने तिरंगे झंडे को डिफाइन करते हैं कि केसरिया जो है हमारे इस तरीके से हमारे सूरज की प्रतीक है, तो हरा रंग जो है हमारे धान की प्रतीक है या आप जमीन की प्रतीक है, उसी तरीके से रंगों को जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है, उसी तरीके से जैसे धर्म को भी एक परिभाषित किया। लेकिन हिंदुस्तान एक है, एक रंग में सब लोग हैं, सब इस हिंदुस्तान को प्यार करते हैं और सारे लोग हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे धर्मों के लोग मिलकर के। हाँ, ये कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, वो सारे धर्मों में होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान को किसी अलग परहेज से लेकर के उसको अलग नजरिए से देखा जाए, जिस नजरिए की बात आज डिबेट में हो रही है। इस तरह की कोई भी बात ममता दीदी के कहने की कोशिश नहीं की। ये अलग बात है कि वो बंगला परिभाषित से आती है, तो उसको उसके शब्दों को गलत तरीके से समझा जा रहा है। जी अच्छा, रेणु भाटिया जी, अब हिंदुस्तान की परिभाषा और उससे जुड़े प्रतीक और उससे जुड़े संप्रदाय, उसकी खासियत बताई जा रही है। आपके हिंदुत्व राष्ट्रवाद को ये चेक किया जा रहा है, उसका एक विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है ममता दीदी की तरफ से। देखिए एंकर महोदय, मैं ये समझती हूँ कि जो परिभाषा उन्होंने आज बताई, मुझे ये ताज्जुब है कि ये कौन से स्कूल की पढ़ी है, किस स्कूल में इस तरह की भाषा सिखाई गई। रंगों के नाम से परिवर्तित करना बात को, भाषा का परिवर्तन करना, भाषा से लोगों को जोड़ना, और हर एक धर्म को अलग अलग, हर एक मजहब को लेकर अलग अलग उनको परिभाषित करना। मतलब कौन से यहाँ पर सिखाई जाती है, कौन से मजहब में ये भाषा सिखाई गई, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये जो आपको अंदाजा नहीं हो रहा है, वो राहुल अब व्याख्या करने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल कहते हैं, हिंदू मैं हूं, हिंदू गांधी जी थे, हिंदुत्ववादी गोडसे थे। परिभाषाएं तो अब स्पष्ट होने लगी हैं। देखिए, आपने सुना होगा 16 दूनी 8। मुझे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से वही बात नजर आती है, क्योंकि जो परिभाषा आज ममता जी ने बोली वो एक शर्मसार परिभाषा है। यदि वो इतना ही अपने देश करती और एक समान कहना चाहती हैं, या तो उनको कहना नहीं आता, या उनकी मानसिकता ऐसी है कि तोड़ मरोड़ के सभी धर्मों को प्रस्तुत करना, जैसे कि वो हमेशा से करती आई हैं। और राहुल गांधी की तो आप पूछिए मत, उनका तो स्टडी स्टैंडर्ड क्या है ये समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी तो जनेऊ पहना, कभी टोपी पहनी। किस चीज को वो दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जब मस्जिद जाते हैं तो कहते हैं मेरा बैकग्राउंड मुस्लिम परिवार से आता है, जब मंदिर आते हैं तो कहते हैं मैं तो अभी आपके सामने ही, वो फिर से बार बार यही बात बोल रहे हैं। तो ये चुनाव में परिवर्तन करना, अपने धर्म का, अपने देश को टुकड़ों में बांट देने का परिवर्तन जो ये करते हैं चुनावी जो है सीजन में आने वाले लोग, इनसे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये अपना हास्य मनाते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो गोवा में जाकर ये अपना वर्चस्व दिखाना चाह रही हैं हमारी ममता दीदी, उससे किसी को कोई
पढ़ने वाला नहीं, भाषाएं। क्यों? बंगाल में भाषाएं बोली तो बंगाल में वो जीती, और ऐसे वैसे नहीं, आपको उड़ा दिया उन्होंने। देखिए, ना तो कोई हिंदुत्व को उड़ा सकता है, ना तो भारत को उड़ा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दूर दूर तक जाने की सोच तो ये रोज सोच ही नहीं सकते क्यों? हैं। आप तो सरकार बना रही थी। चुनाव में हार जीत किसी भी तरह से किसी धर्म को, किसी जाति को, अपने देश को नीचा दिखाकर, गलत परिभाषित कर अगर कोई जीत अपनी बात को जीत कहता है, तो उस चीज को हम इसलिए नहीं मानते कि भारत पूरा एक होल है, भारत एक समुदाय में जुड़ा हुआ है, एक पूरा हर तरह की परिभाषाओं से जुड़ा हुआ है। उसको अलग अलग बांट देने से छोटी सोच और कोई हो नहीं सकती। राजेश यादव जी, क्या कहेंगे आप? ममता दीदी ने जो परिभाषा दी है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की जो प्रतिक्रिया आ रही है, अब आप क्या कहेंगे सर? देखिए दिवाकर भाई, ये देश है गलत दिशा में चल पड़ा है। नेताओं पे जब देश की जनता के लिए काम करने के लिए जो समय नहीं होता है, तो चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो वो धर्म से जोड़कर इस तरह से जनता को गुमराह करते हैं। नई बात नहीं है, वही लोग कर रहे हैं। आप कोई नेता आपने देखा होगा स्टेट में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई कहता है कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र पे ये काम कर रहे हैं, गिनाता है। हम वही लोग देखते हैं कि जो काम नहीं कर पाते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो जनता आप जो बेरोजगार जनता है देश की, बेरोजगार जनता है, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। देश गरीबी की तरफ जा रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं। और आप देखिए, चुनाव में कह देते हैं 2-2 करोड़ लोगों को हम हर वर्ष रोजगार देंगे। इतनी घोषणाएं कर रखी हैं कि जो पिछले कार्यकाल का जो है घोषणाएं करी हैं उस पर अमल नहीं कर पाए हैं। और वो धर्म की बात इसलिए कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है धर्म की बात करना। नहीं, आप तो धर्म की बात, धर्म की बात तो ममता दीदी ने की ना, और धर्म कैसे जुड़ा? देखिए, जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ ममता दीदी हूँ या जो भी नेता हूँ, धर्म के लिए तो हमारे धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु किस लिए हैं? उनका कद क्या आप कम कर रहे हैं? उनका कद कम कर रहे हैं। राजेश भाई, देश के लिए जो जिम्मेदारी दी है, राजेश जी, जिम्मेदारी को निभाइए आप। राजेश जी, जिम्मेदारी पर कार्य करिए आप। ठीक है, ठीक है। एक सवाल है, आप कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती, उसके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, कोई एजेंडा ही नहीं होता, और ये मानती है और लोग मानते भी हैं, माना भी जाता है। सवाल यह है कि ममता दीदी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के मायने, उनके प्रतीक और उनकी खासियत बता करके हिंदुस्तान की परिभाषा करने की क्या जरूरत है? धर्म की राजनीति तो वहां से शुरू की जा रही। 2024 अभी बहुत दूर है सर। देखिए, बिल्कुल 2024 है, शुरुआत ये देखना पड़ेगा कौन लोग करते हैं ज्यादा। ममता भी कर रही है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, उनका बयान आया, उन्होंने भी धर्म की राजनीति करी है, लेकिन करते कौन आए धर्म की राजनीति? और राहुल गांधी ने क्या पहन लिया, राहुल गांधी क्या खा रहे हैं, इनको एकदम मिर्च लग जाती है, दर्द होता है। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल ये है, आज जनता ने, देश की जनता ने आपको चुना है जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य में कितने निपुण हैं, बात ये है। उस कार्य पर तो कोई बात नहीं करेगा। राजेश भाई, अगर आपने कहा कि देश के लिए, जनता पार्टी के बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि टोपी पहन लेते हैं, मस्जिद जाते हैं, आपके नेता भी तो मस्जिद जाते हैं, कांग्रेस तो कहती नहीं। आपके नेता भी तो जिन्ना की मजार पे जाते हैं। सही बात। मजार पे आपके बड़े नेता, टॉप लीडर के नेता जिन्ना की मजार पे गए थे। हम आप कहीं भी जाए, लेकिन किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश के 4 धर्म हैं, चारों मिलके हैं और चारों के देश के लिए मजबूती के लिए काम करें। और आप उसी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं राजेश जी, त्याग के अलावा, देखिए मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, त्याग के अलावा हिंदू को और कुछ नहीं आता, और ईमान के अलावा मुसलमान के पास कुछ नहीं। देखिए, ये गुमराह क्यों कर रहे हैं आप, डिबेट क्यों कर रहे हो? ये सब पार्टियां गलत दिशा में जा रही हैं।
हाँ, ये बोलिए ना अब। पार्टियां बनी है, हाँ जिस काम के लिए पार्टियां बनी है, हाँ। जिसके लिए जिसके आती है, जिस चीज के लिए वादा करती है, उन पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये कहते चर्चा हैं- उस पर भी करेंगे, चर्चा अभी इसी डिबेट में उस पर करेंगे। मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा, आपके हाँ, चैनल सही। को मुद्दे उठा रहा है। धन्यवाद, तो धन्यवाद, मैंने पिछली धन्यवाद। बार भी आपको बड़ी तारीफ करी थी। धन्यवाद, तो धन्यवाद। आपके चैनल वो मुद्दे उठाता है जो और चैनल नहीं उठा रहे हैं। जी, तो ये जी, अच्छी बात है, जी। लेकिन आपका चैनल यही तो कह रहा है कि ये पार्टियां देश को गलत दिशा पर ले जा रही हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। चैनल का यही मकसद है। जी, तो जी, आपका चक्रवर्ती साहब, कदम भी बिल्कुल। अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश भाई, चक्रवर्ती साहब से सराहनीय सवाल कदम है ले आपकी लेते हैं। विवेक का। चक्रवर्ती साहब सवाल ले लेते हैं। चक्रवर्ती साहब, जी ये तो काम जी। बीजेपी और संघ परिवार के लोग करते थे। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और शुचितावाद और धर्म और राजनीति को बिल्कुल एक बराबर, ये सब तो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है। ममता दीदी को ये व्याख्या करने की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल मेरा पूरा होने दीजिए। जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि कांग्रेस का विकल्प ममता दीदी ने बता दिया अपने आप को, और यहां से नहीं कि गोवा से। दिल्ली आई, मुंबई पहुंची, उसके बाद अब गोवा में, और अगला पड़ाव हो सकता है कि चेन्नई हो। बोलूं मैं? हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर स्टेट में, जैसे गोवा में ईसाई प्रधान लोग जैसे रहते हैं, बंगाल में ऐसे हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, हर प्रदेश में अलग अलग तरीके के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए परिभाषित रूप से किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल ईसाई को ही उन्होंने आगे कहा या केवल हिंदुओं के लिए कहा, क्या मुसलमानों ने सबके लिए बात कही। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तान को एक सूत्र में समेटना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की बात बोली गई है। हम वो नहीं है, काशी इंतजार कर रहा है मोदी का, मतलब भगवान शिव जो है वो इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का। मतलब मोदी मीडिया ने तो हाथ पीट दिया है कि किस तरीके से क्या वो मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी नहा रहे हैं, मोदी, अरे भैया, अरे काशी का अगर ओपनिंग हुआ है तो काशी विश्वनाथ को दिखाओ ना। आपने ये कहा, अब मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, अब मुझे पूछना पड़ेगा। मोदी जी काशी में गंगा का स्नान किए, उन्होंने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, उसके बाद रात में वो अपने संसदीय क्षेत्र में घूमे, उसके बाद उन्होंने बताया कि विकास का बनारस मॉडल है क्या, और अर्थ के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की, पर्यटन के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की। अब इसमें भी कोई गलती है क्या? जरा एक बार हमको बता दीजिए कि क्या हिंदुस्तान बनारस है या बनारस हिंदुस्तान है? केवल बनारस का डेवलपमेंट कर लेना, अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर लेना, वो भी एक सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर का डेवलपमेंट कर लेना, उसका विकास कर लेना, क्या ये विकास कहलाता है? क्या जो ये इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था 2022 तक 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2022 अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं आपसे सर? हाँ, मैं मुझे बात खत्म कर लीजिए। हाँ। उसके बाद अमित शाह जी बोलते हैं कि 51,000 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए देंगे। मतलब 51,000 करोड़ लोग आएंगे कहां से? पहली बात तो ये बताइए कि 51,000 करोड़ लोग 53,000 करोड़ देंगे, यानी कि ₹1.20 सबको देंगे। तो मतलब आप इनके जुमलेबाजी, लोगों को जुमलेबाजी करावा, इनको कुछ आता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब भी चुनाव आता है किसी ना किसी जो है मंदिर में जाकर के ये छुपने की कोशिश करते हैं, और ये अपने वोटों की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, काशी पहुंच गई है, अभी काशी को लेकर के ये ढंढोरा पीटते रहेंगे। और देखिएगा 2024 के पहले राम मंदिर का जो है ये ओपनिंग करने जाएंगे, और 6 महीने पहले से उसका ढंढोरा पीटेंगे। डर क्यों लग जाता है आपको? अरे भाई, इतना डर क्यों लग जाता है कि अगर काशी विश्वनाथ, दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, दर्द किसी बात का नहीं है। आप सरकार में हैं तो आपका काम है सरकार का विकास करना, हिंदुस्तान का विकास करना, यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करना, न कि मंदिर बनाना।
मंदिर बनाना आपका जो है आपका विकास नहीं है। आप मंदिर बना करके आप कितने लाखों लोगों को रोजगार देंगे, क्या? लेकिन आप देश की जो मूल मुद्दा है, आपने खुद देखा होगा कि इस समय सरसों का तेल 200 रुपए के ऊपर चला गया है। संजय चक्रवर्ती जी, 80 रुपए किलो है। संजय चक्रवर्ती जी, सुनिए पहले सवाल, अब आप सुनिए। आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाना, अरे मंदिर को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, पुरातत्व को पर्यटन से जोड़कर पूरे विश्व के मानचित्र पर अगर भारत को सामने रखने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें अर्थशास्त्र का सिद्धांत लागू नहीं होता क्या? आप ये हमको बताइए, पुरातत्व विकास से आप मंदिर को जोड़ करके क्या आप भूखे पेट वालों को आप रोटी दे पाएंगे? पर्यटन इस देश में पहले, संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, अब आप मुद्दों पर आइए। देश के, संजय चक्रवर्ती जी सवाल सुनिए, देश के जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितना है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो प्लीज उसको जानिए। और अब सवाल भाजपा के नेता से है, रुक जाइए, अभी मैं रोजगार पे भी आपके पास आता हूं। रेणु भाटिया जी, क्या काशी का ही विकास सब कुछ है? अरे जहां से संजय चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं, वहां के कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उसको भी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ के बाद ठीक है ना, नंबर 1 इज डिनाई, 2 ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं आएगा, 4 5 6 ऐसे ही जाएगा। यहाँ मोमेंट टू रिप्लाई नहीं, यहाँ पे WS इज डिनाई और 2 ठीक है ना। इसके बाद नहीं, सवाल तो ये भी है ना, 2 करोड़ लोग, यहाँ हाँ, बट यहाँ इतना सर, यहाँ पे सो नाइन बट इट इज डिनाइड है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ना, ऐसे कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 5 6 7, आपको ये देखना नहीं पड़ेगा, देखने की जरूरत नहीं है, 7 8 ऐसे ही चलेगा, 9 9 9 10 ओके, ठीक है। 10 11 12 तक आ जाएगा, ठीक है। बस आ जाओ, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये है 12, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ 12 है, ये 13 है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने क्या किया है, किसी ने पकड़ा नहीं जाता है, नहीं नहीं, तो ये भी तो बताइए। अरे रेणु भाटिया जी सवाल सुनिए, 2 करोड़, नहीं सवाल आपको सुनना पड़ेगा मैम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे 12 क्या किया इसने, यहाँ 14 लिखो, ठीक है, वो भी पर्यटन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस, अरे नहीं, अभी आपसे सुनना नहीं, मुझे पता है, पहले ये सवाल आप सुनिए, आप ये सवाल सुनिए रेणु जी। 2 करोड़ लोग, नहीं आप, नहीं, वो ठीक है, कभी इस भारत को, रेणु जी नहीं, ये सवाल सुनिए, पहले आप ये सवाल को आप सुनिए प्लीज। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, अगर विपक्ष घेरता है रोजगार, इस देश की जरूरत है, कितने रोजगार दे पाई आप? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? यहाँ पे 11 होगा, 7 11, यहाँ 12 to 14, यहाँ 15 to 16, कर दिया 17, 18 to 19, ठीक है, ठीक है, ये 12 नहीं होगा। उसके बाद 14 तक से 41, यहाँ 15 to 22, ठीक है, ये करके अब जब जवाब, अभी आधे घंटे में कर इसको, ठीक है, करके मैं लिस्ट दे दूंगा। आप कैसा रोजगार? हाँ।
भाई किसी भी जिले के हम्म हम्म इस देश में बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए या नहीं? रेणु भाटिया जी ये बताइए। अपने हिस्से की इतना जमीन, इतना राजीव सिंह किससे किससे पूछ रही हैं आप? किससे पूछ रही हैं आप? चलिए चलिए मैं पूछता हूं, राजेश यादव जी बताइए अब आप। जी 5 दशक के लगभग, हाँ हाँ अब आप बताइए। जी देखिए, अभी ये विश्व की बात कर रहे हैं, भारत को विश्व पे नंबर 1। अगर बड़ा अफसोस होता है, बड़ी हंसी आती है इनकी बातों पे, तो भारत को ये तो खुशी का विषय है अगर बना देते आप तो भारत को। आप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, 1 से 26वें नंबर पर, तो हम भुखमरी में इतने 125 देश हमसे आगे निकल गए। हमारी स्थिति क्या हो गई? देश की डीजीपी गिर रही है। आप देखिए देश की डीजीपी, देश की डीजीपी कहाँ चली गई? आप बेरोजगारी नहीं में राजेश जी, राजेश जी विश्व में देखिए, ये विश्व में दिवाकर भाई, विश्व में ये भारत पहला भारत ऐसा देश है विश्व में जिसकी एयरलाइंस नहीं है, अपनी एयरलाइंस नहीं है सरकार की, और पूरी सब चीजें बेचते जा रहे हैं। आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, देश की सारी संपत्तियां। मैडम थोड़ा धैर्य रखिए मैडम, प्लीज। एक डिबेट का एक तरीका सीखिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी में है, तमीज सीखिए थोड़ा सा। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ आपके में, और आप बीच में डिबेट को खराब मत करिए प्लीज खराब मत करिए। आप ना आप इतना बोल रहे थे, आपको समय मिलेगा उसमें बोलिए आप। एक डिबेट का तरीका होता है दिवाकर जी। भाजपा वालों की हालत हमेशा होती है, दुखती रथ में जब हाथ रख दिया जाता है तो वे इसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जी 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 बोलिए। ये भाजपाई प्रवक्ताओं की ये सबसे बड़ा दर्द है, जब भी दुखती रथ में हाथ रखी जाती है वो इसी तरह बेमिला के उठते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। राजेश जी रेणु जी आप भी चुप रहे। राजेश जी प्लीज एक सवाल सुन लीजिए। राजेश जी प्लीज। राजेश जी सुन लीजिए। नहीं अब आप देखिए, आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। आप एक महिला का सम्मान नहीं कर रहे राजेश जी। जी जी राजेश जी इन चर्चाओं और उत्तर प्रत्युत्तर में जो बातें निकल रही हैं, इस देश की राजनीति की यह विडंबना है कि इस देश में कभी कहा जाता था, मेरा आप सवाल सुनिए सर, कभी कभी बहुत कष्ट होता है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अगर आज उसको मोदी लैंड कहा जा रहा है, व्हाट इज प्रॉब्लम? क्या कष्ट है आपको? जी रेणु जी आप जवाब दीजिए।
इसका कोई आसान तरीका है? मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। रेणु जी की आवाज हमें नहीं मिल रही है। रेणु जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। प्लीज आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। रेणु जी वैसे आवाज आ रही है, आप बोलती रहें प्लीज। जी 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 आप बोलें बोलें। जी जी केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ किया है? जी 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 बातें करना आसान है, जी। काम करना बहुत कठिन चीज है। हाँ और ये बातें कहते हैं, बातें सिर्फ बनाते हैं। जी। काम करने में दोनों में तीन आसमान का अंतर होता है, ये समझाओ रेणु जी। अब बात हो गई। सवाल ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, त्याग, प्यार, बलिदान और उसके बाद हिंदुस्तान खत्म। धर्म की राजनीति करना भाजपा ये गलत करती है, लेकिन आपकी मजबूरी बन जाती है, चाहे आप हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। क्यों राजेश जी? हाँ जी हाँ बताएं सर। देखिए, राजनीति की, धर्म की राजनीति करना उन लोगों के लिए मजबूरी बन जाती है जिन्हें काम करना ना आता है। जिन सरकारों को, जी। जिन सरकारों ने अपने घोषणा पत्र जो वादे करे हैं उन पर खरे नहीं करते हैं, उन लोगों की गुमराह करने के लिए आप किसी काम को नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ ज्यादा जोर जोर से सीखेंगे। जब सीखेंगे तो लोगों का उधर ध्यान हटके दूसरी दिशा में चला जाता है। राजेश जी, आप पूरे डिस्कशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को घेरे रहे। सवाल यह है कि विपक्ष एक हो, उस विपक्ष के एक धड़े के रूप में ममता दीदी आप पर चोट किए जा रही हैं और आपकी मजबूरी है कि भाजपा की आलोचना के अतिरिक्त समन्वय और सामंजस्य बनाने की कोई जरूरत ही आप लोग नहीं समझ रहे। ये किस तरह की राजनीति? देखिए, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं। मोदी जी साहब अच्छा काम करेंगे देश के लिए, उसकी प्रशंसा करेंगे। ममता दीदी ये कह रही कि राहुल के बस की बात नहीं है। इस देश की राजनीति में मोदी का विकल्प बनना, इस देश की राजनीति में मोदी का विकल्प बनना राहुल के बस में नहीं है। यह है ममता दीदी का कहना। सर इसमें भी तो कुछ बोले राजेश जी। मेरे से पूछ रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, आपसे मैं पूछ रहा हूं। सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया। ये सवाल है कि ममता दीदी तल्ख होकर के जब बोलती हैं तो ये कहती हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस ही विकल्प है, राहुल के वश की बात नहीं है कि ममता दीदी के अलावा राहुल जी देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकें। सवाल तो ये है। देखिए दिवाकर जी, हाँ दिवाकर जी, हर पार्टी को, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करती, कांग्रेस भी करती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी करा है। 70 साल में ये कहीं नहीं थे, आप देख रहे होंगे। ममता जी भी कर रही है, करना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी पार्टी देश को गलत दिशा में ले जाए, धर्म की राजनीति करने लगे, तो उसका जो गलत चीज है, धर्म के लिए तो हमारे धर्म गुरु हैं, तो धर्म गुरु पता है क्या? तो ये ममता दीदी गलत कर रही है ना, ये भी तो बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ जो भी धर्म का सहारा ले रहे हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे ममता जी हो, हाँ, चाहे कोई और हो, हाँ, चाहे तीसरा हो, हाँ, कोई भी हो, हाँ, तो वही आदमी, वही पार्टियां जो काम करती हैं, जो अपने चुनाव में जो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे या करने की स्थिति में नहीं है, तो उनके सामने इस तरह की बातें करना मजबूरी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी में देखिए, कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ी है, देश के लिए बलिदान किया है, और देश के लिए काम करेगी। सत्ता हत्याना कांग्रेस का सिर्फ काम ही बने। आप ये बताइए, विकास आप प्रवक्ता लोग कहते हैं, एक तरफ
ममता दीदी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी खासियत बता रही, हिंदुस्तान की परिभाषा कर रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर करते हैं। हिंदू खुद को बताते हैं और गोडसे को हिंदुत्ववादी बताते हैं, और भाजपा को क्या क्या बताते हैं और अपने आप को खुद बताते हैं। भाई धर्म से अलग हट करके भी तो बात करिए। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं, या तो तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, जो भाजपा का विकल्प बनना चाहते हैं। तुम ये जो है हिंदू जो है, हिंदू का धर्म क्या है, उससे लोग भटक रहे हैं। वो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने यही समझाया कि हिंदू जो है ऐसी धर्म है जो सबको साथ लेके चलता है। हिंदू में ये नहीं कि नफरत पैदा करता है। जो नफरत पैदा करते हैं तो वो परिभाषा सुनाई, जब वो को लोग हैं और जो सबको साथ लेके चलते हैं वो कौन लोग हैं, दोनों में क्या अंतर है, वो राहुल गांधी ने वहाँ समझाया था। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। जो है कांग्रेस सदैव कहती आई है कि जो है हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और राजेश जी मैं तो इतना समझ पाया हूं, सुन लीजिए अब, कि हिंदू अगर त्याग का प्रतीक है तो हिंदू बलिदान देना भी जानता है, क्योंकि बलि शब्द ही सनातन परंपरा से आई है, पहले तो ये समझिए। और रही बात मुसलमान की, तो वो ईमान के साथ कुर्बान होना भी जानता है। इसलिए एकांगी परिभाषा है, और पता नहीं इस परिभाषा से लोग खुश होते हैं। सब में सब गुण होते हैं और सब मिलाकर के हिंदुस्तान बनता है, और यही राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और शायद अगर हिंदू को व्यापक पैमाने पर, व्यापक परिप्रेक्ष्य पर अगर देखा जाए, तो सिंधु के किनारे बसे लोगों को हिंदू कहा गया था। उसके बाद वो धर्म से जुड़ा। सर, हम सनातन परंपरा के लोग हैं, लेकिन हिंदू तो सब हैं, इसमें गलत क्या है? आप सही कह रहे हैं कि देश सबसे मिलके चलता है, सभी धर्म से देश बना हुआ है और सभी का योगदान है, लेकिन उसमें बांटना ये दुर्भाग्य का विषय है कि नेता उसमें बांटते हैं, उसमें जो है बंटवारा करके अपनी राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्य का विषय है। और आप सही कह रहे हैं, देश के लिए हिंदू ने बहुत वो बलिदान देता है। जी जी धर्म ने कुर्बानी दी जी, देश के लिए लड़ते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हाँ। और हम तो यही सिखाते हैं कि भाईचारे के साथ रहने चाहिए। हम भाईचारे के साथ रहेंगे, देश मजबूत होगा। अच्छा ये बताएं संजय चक्रवर्ती जी कि ममता दीदी के पास ढेर सारे मुद्दे हैं, वो धर्म से कब दूर होंगी? और एक खेला होने के बाद उन्होंने एक नारा भी दिया गोवा में। ये खेला शब्द हर जगह जुड़ा हुआ है, ये देश खेला से नहीं चलने वाला। खेला का नारा भी थोड़ा बदलिए। हम मानते हैं कि ममता दीदी एक सुलझी हुई नेता हैं, लेकिन बंगाल से आगे चलने के बाद देश की, जब पूरे देश में अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना है, तो इस एग्रेशन में कमी आनी चाहिए। हमारा जो पार्टी का नेचर ही एग्रेशन ही है। एग्रेशन की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली बात, खेल का मतलब खेल नहीं होता है, खेल का मतलब होता है खेल कर जाना, किसी चीज को हरा देना, आगे निकल जाना, इसको खेल बोला जाता है। हम लोग खेला किसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत में 2024 में ऐसी सरकार को उतार के फेंकना चाहते हैं जो वादे क्या करते हैं। अभी जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता बोले थे, हमको मोदी लैंड सीखने के लिए हमको पहले जाना पड़ा। एक बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर के पता कर लीजिए, एक बार पंजाब में जाके पता कर लीजिए, हरियाणा में जाकर के पता कर लीजिए, दिल्ली में पता करिए, वहाँ पे मोदी लैंड बोलता है, वैसा समझ लीजिएगा। मोदी लैंड बोलने के लिए हमें पेरिस नहीं जाना है, हमें गांव-गांव जाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 में जो 282 गाँव है, हमें वोट मिल गया था सरकार। बंगाल को अगर ममता लैंड बोला जाए तो गलत मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मोदी लैंड, अगर देश के प्रधान हैं और कोई फॉरेनर कह देता है दैट इज मोदी लैंड, व्हाट इज प्रॉब्लम?
बात है, हम कभी भी इस तरह की उसकी बातें नहीं करते हैं कि मोदी लैंड हो जाए। हिंदुस्तान अगर इतना मोहताज नहीं हुआ मोदी लैंड बोल करके इसके लिए हम मुझे है उसकी हम परिभाषित करें। क्या ऐसा किया है? गरीबी बढ़ा दी, भुखमरी बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। अरे किया क्या है? मंदिर मस्जिद का केवल इनका नारा के अलावा इनके पास है क्या? इसलिए हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। आपके अपने चुनाव के चक्कर में ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दों को बहकाने की कोशिश। ममता दीदी जहां की मुख्यमंत्री है, पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? हमारे यहाँ पे एक बार आप आके दौरा करिए आकर के, हमारे पेट्रोल की वजह से हमारे यहाँ पे किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ा है। अच्छा। हमारे यहाँ पे दाम हमारे यहाँ पे आप बंगाल में आइए, आपके 50 रुपए खर्चा करिए, आपको बढ़िया नॉन वेज खाना मिल जाएगा। आप सबसे सस्ता अगर कहीं पे भी अगर कन्विंस का है तो वो है बंगाल, कहीं खाने पीने का है वो है बंगाल। हमारे बंगाल में आप कहीं ये नहीं कह सकते कि आपको वहाँ पे सबसे महंगी मिल रही है। वहाँ पे आज भी कानून व्यवस्था अगर आप देखोगे तो आप किसी भी चौराहे पर जाकर के आप किसी भी सिपाही को आप 10 रुपए देने की कोशिश करिए, आपको वो पैसा नहीं देगा। चेन्नई में जब जयललिता जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, सुन लीजिए, अब उदाहरण भी सुनिए, 10 रुपए थाली, अम्मा थाली मिला करता रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि चेन्नई में सब कुछ बहुत सस्ता है या सस्ता रहा है। चेन्नई की नहीं, मैं पूरे बंगाल की बात बोल रहा हूँ। तो पूरा बंगाल पूरा हिंदुस्तान नहीं है संजय जी, ये मानिए आप। नहीं, बंगाल हिंदुस्तान के अंदर है। हाँ, अंदर है, ये कोई बंगाल कोई अलग नहीं है, सबका लैंड नहीं है। बंगाल सबका है, सब बंगाल के हैं, सबके लिए है। वहाँ में कहीं कोई विशेष दर्जा किसी तरह से ना दिया गया है ना मांगा गया है। हम उससे जमीनी स्तर पे हम काम करना जानते हैं और हम उसी पे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम दिखाएंगे तो 2024 से अकेले टक्कर देने वाली पार्टी अगर कोई। हाँ, ये अब आपने बोला तो सुना रेणु जी ने। रेणु जी, 2024 में ममता दीदी मोदी को टक्कर देंगी, प्रधानमंत्री को, ये ऐलान हो चुका है। वो क्या बोलते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा, ख्याल अच्छा है वाला। तो आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। नहीं, वो तो ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये तो आप कह रही हैं। अभी ओवर कॉन्फिडेंस में ही तो अभी आप लोग हारे हो बंगाल में, यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग मन की बात ही कर पाते हो। आप लोग तो जनता की बात तो सुनते नहीं, अपने मन की बात बोलते। ममता जी, आपके मन की बात आप कितने साफ करने की पॉलिसी का बहुत ही ज्यादा शौक है। जिस प्रकार हमने पिछले चुनाव में बंगाल में देखा कि उन्होंने किस प्रकार से दुर्गा पूजा के लोगों की भावनाओं को आघात किया। उन्होंने लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को, हिंदू कार्यकर्ताओं को, हिंदू लोगों को किस प्रकार हिंदू मुस्लिम ये देखिए आ गए इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो हिंदू मुसलमान में आ गए। इनके पास कहीं मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। इनके सवाल पूछिए, इनको महंगाई के बात पूछिए, इनको बेरोजगारी की बात पूछिए, जो सारा धन कहाँ चला गया, जब भी इनके हाथ करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। इनके पास कहीं कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये जब भी कोई ऐसी बात होती है जवान और भगवान के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। बंगाल में ममता दीदी के कार्यकाल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने इन्वेस्टर्स आपने बुलाए अपने बंगाल की धरती पर? अब आप सवालों का जवाब दीजिए संजय जी, और तर्कों के साथ दीजिएगा, प्रमाणों के साथ। बिल्कुल दीजिए। जितना हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आप खुद देख रहे हैं। आप बंगाल की जनता अगर तीसरी बार हमको 220 सीट ला करके जीत करके दिखाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जनता हमारे राज कार्य से संतुष्ट है। कोई जबरदस्ती किसी तरीके से नहीं किया गया है। और हमारे जनता बिहार की जनता 3 टर्म लालू यादव को लेकर के आई थी। माफ करिएगा, मैं ममता दीदी के संदर्भ में यह बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विकास बिहार एक दूसरे के को किस तरह से निगेट कर रहे थे ये आप देख सकते हैं। तो ममता दीदी को अभी बहुत कुछ सिद्ध करना है। अंतिम सवाल राजेश जी आपसे,
सर, ममता दीदी के ही नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, धर्म, अर्थ, सब कुछ अब ममता दीदी व्याख्या करेंगी, क्योंकि अब खेला होवे वो नारा पूरे देश में चलेगा। अब आप लोग चुप रहिए। साफ कहा उनके प्रवक्ता ने, संजय चक्रवर्ती ने, आपने सुना। अंतिम सर, अंतिम वाक्य आपका क्या है? देखिए, धर्म का नाम या धर्म का प्रयोग राजनीति में वही लोग करेंगे जो काम नहीं कर पाए और पिछले जो उन्होंने जनता से वादे करी है वो पूरे नहीं कर पाए, तो वही लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये जनता को क्या लेना है, जनता को इस चीज से लेना है, उनके लिए क्या दे रहे हैं आप? धर्म के लिए हमारे सारे लोग हैं, धर्म गुरु हैं, वो सब काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन जनता को तो आपने जो वादे करे, शिक्षा की बात कोई नहीं करेगा, रोजगार की बात कोई नहीं करेगा, देश की बदहाली की बात कोई नहीं करेगा, कैसे देश को पटरी पर लाया जाए इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देश को और पिछड़े से और पिछड़ा बना। 2024 ममता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मानते हैं कि नहीं? देखिए, 2024 सब पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, ममता जी भी लड़ेंगी, और भी कोई बना लेगा वो भी लड़ेगी, सबको अधिकार है, हमारा संविधान सबको राइट देता है चुनाव लड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस देश के लिए है, देश के लिए काम करेगी और देश सेवा में जो भी अच्छे कदम हुए वो उठाती रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म, राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के वो तमाम सवाल जब मीडिया के जरिए उनके प्रवक्ताओं से, उन पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से जब पूछा जाता है, तब सबके जुबान पर सिर्फ एक बात आती है, क्या इस देश से बेरोजगारी खत्म हो गई? सवाल यह है कि 4 दशक से अधिक की राजनीति और सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस और पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और वो तमाम पार्टियां जो ये दावा करती हैं कि इस देश से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या उन लोगों ने बेरोजगारी को खत्म कर दिया था? क्या इस बेरोजगारी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि देश की आर्थिक व्यवस्था, उसके आर्थिक ढांचे को किस तरीके की ताकत दी जाए, शायद इस पर चर्चा करने की जरूरत कोई नहीं समझता, क्योंकि मुद्दों में बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन एक ही सवाल है कि श्रेष्ठ भारत कैसे बने, उसकी बुनियादी सुविधाएं किस तरह से मजबूत हों, इस पर चर्चा करने की बजाय वही मुद्दे उठाए जाते हैं जिन मुद्दों पर कुछ कह करके सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेर सकें। बहरहाल हिंदुस्तान की परिभाषा गढ़ी है ममता दीदी ने, उसके पीछे का रहस्य और राज क्या है ये आप एवी स्टार न्यूज के इस चर्चा के माध्यम से समझ चुके हैं। ममता दीदी की यात्रा गोवा से आगे कहां होगी और उस पड़ाव पर उनका क्या बयान होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मिशन 2024 पर ममता दीदी निकल चुकी हैं। एवी स्टार न्यूज उस खबर को आप तक पहुंचाएगा और करेगा उसकी परख, ये आपसे वादा है। तब तक आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।